मैं संजय शर्मा एक बार फिर मनोविज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ साझा करने वाला हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का और किशोर अवस्था का। किशोर अवस्था के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा की, जहां पर हम लोगों ने किशोर अवस्था की बहुत सारी डेफिनेशंस की बातें की, बहुत सारी विशेषताएं, गुणों और उसकी बातों की हम लोगों ने चर्चा की। और अब हम यहाँ पर इसी यूनिट यानी सेकंड यूनिट का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जीन पियाजे। जिसका नाम क्या है मित्रों? जीन पियाजे। यहां पर लिखा भी है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और ये पिक्चर भी यहां पर एक दिया गया है जीन पियाजे का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी थे। कहां के थे? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहां के थे मित्रों? स्विट्जरलैंड के। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संज्ञानवादी मनोविज्ञानी थे। इनकी एक विचारधारा जो है वो संज्ञानवाद के नाम से जानी जाती है, यानी संज्ञानवाद के प्रतिपादक, जनक जीन पियाजे कहलाते हैं। मित्रों, इनका जन्म 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका टाइमिंग है मित्रों। तो ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध संज्ञानवादी मनोविज्ञानी थे। मित्रों, हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 प्रकार की विचारधाराओं के विद्वानों का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं व्यवहारवादियों की। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मनोविश्लेषणवादियों की, जहां पर सिगमंड फ्रायड का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। और फिर हम बात करते हैं संज्ञानवादी विचारधारा, जहां पर संज्ञानवादी विचारधारा के प्रतिपादक, जनक और पिता में जो कहे जाते हैं वो जीन पियाजे कहे जाते हैं। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में 1980 में हुई थी। ये संज्ञानवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। मित्रों, इनके बारे में हम बहुत अच्छी डेप्थ डिटेल, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे आप ग्रेड 1 का एग्जाम दें, ग्रेड 2 का एग्जाम दें या फिर ग्रेड 3 का एग्जाम दें, आप पीजीटी, टीजीटी, केवीएस दें, आप डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम दें, जीन पियाजे का प्रश्न, जीन पियाजे का क्वेश्चन हर हाल में 100%, मतलब 100 की 100% जरूर पूछा जाता है। कभी कभी तो इवन एक ही एग्जाम में 2-2, 3-3 प्रश्न जीन पियाजे से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मित्रों, यहां पर संज्ञानवादी विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे के बाद संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थकों की अगर बात की जाए तो यहां पर मैं एक तरफ लिख देता हूं संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से इसे सीख लेना चाहिए। यह आपके लिए बहुत काम की चीज है। पहले व्यक्ति जीन पियाजे। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर जीन पियाजे ऐसी संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित प्रश्नों में अगर जीन पियाजे आपको विकल्प में ना मिले तो हमें सेकंड प्रायोरिटी, दूसरी प्राथमिकता लेव वाइगोत्स्की को देनी होती है। मित्रों, नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की। आपसे एक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जनरली अक्सर प्राय आरपीएससी द्वारा हमेशा हर बार पूछा जाता है। कौन सा? निम्न में से कौन संज्ञानवादी विचारक नहीं है या व्यवहारवादी विचारक नहीं है। जब 3 व्यवहारवादी होंगे तो आपको संज्ञानवादी ढूंढना होगा,
जब आपको सारे संज्ञानवादी पता होंगे तो आप व्यवहारवादी ढूंढ लोगे, आप मनोविश्लेषणवादी ढूंढ लोगे। तो यहां पर चूंकि जीन पियाजे का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो मैं यहां जीन पियाजे के साथ साथ सभी संज्ञानवादी विचारकों का नाम एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं। जनरली ये आपको किताबों में एक साथ नहीं मिलता है मित्रों, इसीलिए ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत जरूरी और आवश्यक चीज है। ये तो हर बालक को, हर विद्यार्थी को माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन हैं। तो जनक कौन है? संज्ञानवादी विचारधारा के जनक यहां पर ये इसकी जनक हैं, जीन पियाजे तो जनक हैं, संज्ञानवादी के जनक, ठीक है ना। तीसरा नंबर हम लोग यहां पर लेते हैं ब्रूनर का, जिनको जीरोम एस ब्रूनर भी कहा जाता है। चौथा नंबर हम लोग लेते हैं यहां पर एडवर्ड टॉलमैन का, एडवर्ड टॉलमैन, टॉलमैन। पांचवा नाम हम लोग लेते हैं यहां पर कुर्ट लेविन, छठा नाम हम लोग लेते हैं यहां पर अल्बर्ट बांडुरा, और हम लोग पढ़ते हैं सातवां हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कोहलर, आठवां कॉफका, कुर्ट कॉफका इनका पूरा नाम है, और वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। कहीं कहीं पर इनका नाम मैक्स वर्दाइमर भी मिलता है, जो कि इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग मिलता है, मैक्स वर्दीमर। वर्दाइमर भी इन्हीं का नाम है मित्रों, कंफ्यूज मत होना। आठवें नंबर पर आसुबेल, नवे नंबर पर रॉबर्ट एम गैने, रॉबर्ट एम गैने। 10वें नंबर पर हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, नंबर 10 को मैं यहां पर लिख देता हूं, और वो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग, जिन्होंने इंटेलिजेंस का ट्राई आर्किक थ्योरी दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक कहलाते हैं। एक प्रश्न व्याख्याता भर्ती परीक्षा में यहीं से पूछ लिया जाता है मित्रों, इसीलिए आपको ये नाम आपके मस्तिष्क में उंगलियों पर होने चाहिए। सबसे पहले जीन पियाजे, नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की, नंबर 3 ब्रूनर, नंबर 4 और एडवर्ड टॉलमैन, नंबर 5 कुर्ट लेविन, नंबर 6 अल्बर्ट बांडुरा, नंबर 7 पर हम लोग लिखेंगे कोहलर, कॉफका, मैक्स वर्दीमर, यानी 3 लोग हैं ये। 10 और 2 12 लोग टोटल हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। यानी गेस्टोल्ट संप्रदाय के जो लोग हैं वो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? आसुबेल, उसके बाद रॉबर्ट एम गैने, जिन्होंने अधिगम के प्रकारों को 8 भागों में बांटा था। एक प्रश्न 100% वहां से, यानी रॉबर्ट एम गैने के संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित अधिगम प्रकार जो कि 8 बताते हैं, उनसे एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, और उसका तो सीरियल पूछा जाता है। हाल ही में अगस्त 2020 के व्याख्याता भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट, उसमें भी यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। रॉबर्ट एम गैने का हिंदी वालों के पेपर में आया था क्वेश्चन। हिंदी वालों के पेपर में प्रश्न था कि रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से अधिगम की 5वीं श्रेणी, 5वां प्रकार कौन सा है? यही प्रश्न पूछा था, हिंदी के पेपर में पूछा था, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में संस्कृत डिपार्टमेंट में। अब आप सोचिएगा, क्रम पूछ लिया, अब आपको क्रम तो याद होना चाहिए। रॉबर्ट एम गैने के अधिगम प्रकारों का क्रम आपको सीरियल ऐसे पता होना चाहिए।
सबसे पहले संकेत अधिगम आता है, दूसरे नंबर पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आता है, तीसरे नंबर पर श्रृंखला अधिगम आता है, चौथे नंबर पर शाब्दिक साहचर्य अधिगम आता है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल पांचवें नंबर पर बहुविभेदीय या विभेदात्मक अधिगम आता है, छठे नंबर पर संप्रत्य अधिगम आता है, सातवें नंबर पर नियम अधिगम आता है और आठवें नंबर समस्या समाधान अधिगम आता है। समस्या समाधान अधिगम सर्वोच्च अधिगम है, अधिगम का सर्वोच्च प्रकार है रॉबर्ट एम गैने के अनुसार, जबकि सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है? संकेत अधिगम, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैने। ये हम पढ़ेंगे मित्रों, ये पूरी डिटेल के साथ एक पिरामिड नुमा आकृति में मैं आपको समझाने का तरीका यहां पर लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश की है कि ये जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी थे, इनका जन्म 1896 में 1896 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1980 में हुई थी, यानी 84 इयर्स के ये होकर इस दुनिया से चले गए थे। क्लियर? ये संज्ञानवादी विचारधारा या संप्रदाय के जनक कहलाते हैं और संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित जो समर्थक हैं, जो आपके सिलेबस में हम लोग जनरली जिनको पढ़ते हैं, वो ये नाम तो आपको 100% याद होने ही चाहिए। क्लियर है? रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के प्रथम 8 प्रकारों का संबंध व्यवहारवादी संप्रदाय से लिया है और प्रथम 4 प्रकारों का संबंध व्यवहारवादी संप्रदाय से और अंतिम 4 अधिगम प्रकारों का संबंध संज्ञानवादी संप्रदाय या विचारधारा से लिया गया है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये यहां पर एक संक्षिप्त डिटेल थी संज्ञानवादी विचारधारा की। अब हम ये भी सीखेंगे कि वास्तव में संज्ञान है क्या। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी बालक का संज्ञानात्मक विकास। मित्रों, एक प्रश्न यहां पर आता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये समझाने का प्रयास किया था, अब पुनः मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यहां पर किस ढंग से उसे सीख लेना चाहिए। क्लियर है? देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, ये संज्ञानवादी विचारधारा, संज्ञानात्मक विकास है क्या? संज्ञानात्मक विकास है क्या? बालक का संज्ञानात्मक विकास हम जब पढ़ते हैं तो मित्रों, ये संज्ञानात्मक विकास है वो जन्म से शुरू होता है, जन्म के बाद से लेकर, जन्म के बाद से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होकर, जन्म के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत जारी रहता है, मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। क्लियर है? कैसे? यहां पर संज्ञान होता कैसे है मित्रों? संज्ञान शब्द का सीधा सा अभिप्राय है जानना, सूचना एकत्रित करना, ज्ञान ग्रहण करना। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, जन्म के बाद उसने किसी गर्म वस्तु को छुआ और उसे वो गर्म लगी, अब वो दोबारा उस वस्तु के पास जो गर्म है उसके पास नहीं जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। क्या मतलब हुआ? उसे ज्ञान हो गया, उसे सूचना मिल गई, उसे जानकारी मिल गई। इसे हम संज्ञान विकास कहते हैं और ये जीवन पर्यंत जारी रहता है। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि जिनमें कहा गया है, ऐसा सुना गया है, ऐसा समझा गया है, भारतीय वैदिक साहित्य, भारतीय ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि एक बालक ऐसा भी था जो द्वापर युग यानी महाभारत कालीन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की बात की जाए, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो कि अपनी मां सुभद्रा के उदर में जब पल रहा था, पेट में पल रहा था, तो अर्जुन द्वारा अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी जब सुनाई जा रही थी, तो वो बच्चा मां के पेट में, वो बच्चा भी उस सूचना को, उस ज्ञान को पिता द्वारा उसकी मां को सुनाई जा रही उस कहानी को, चक्रव्यूह तोड़ने के उस
कहानी को उस अभिमन्यु ने भी सुन लिया था। और वास्तव में जब वह युवावस्था में जब महाभारत हुआ हरियाणा की कुरुक्षेत्र भूमि में, तो मित्रों कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, वास्तव में महाभारत हुआ। आज जब हम देखते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इवन साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने भी इसको खोजा, इससे संबंधित तथ्यों को जुटाया। तो जब महाभारत हुआ तो अभिमन्यु वास्तव में कौरवों के उस कठोर बड़े चक्रव्यूह को एक रथ के पहिए से तोड़ता हुआ अंदर चला गया था। लेकिन चूंकि जब अभिमन्यु अपनी पत्नी को कहानी सुना रहे थे सुभद्रा को, तो सुभद्रा को नींद आ गई थी, तो कहानी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की नहीं सुना पाए, तो वो अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया। इस कारण वह कौरवों के उस चक्रव्यूह में तो अंदर तो घुस गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं आता था। इसीलिए उस निहत्थे पर वो सारे कौरव टूट पड़े और उन्होंने उस बच्चे को, जो कि लगभग 16-17 साल का किशोर था, उसको वहीं पर निढाल कर दिया कुरुक्षेत्र की भूमि में। तो मित्रों ये कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई को प्रकट करती है। भले ही एक किंवदंती, तो एक बालक अपने मां के उदर में भी संज्ञान करता है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी का जो महत्वपूर्ण सर्वे है ये नहीं मानता। ये कहता है कि वास्तव में बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके जन्म के बाद शुरू होता है। कब होता है मित्रों? जन्म के बाद। आज आप रोज नई नई चीजों को देखते हैं और उनका ज्ञान, उनके बारे में जानकारी हो जाती है, उनकी प्रतिमाएं, उनकी मानसिक संरचनाएं मस्तिष्क में स्थापित कर लेते हैं। दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए चाइल्ड। क्लियर है मित्रों? तो यही है संज्ञान विकास। तो वास्तव में संज्ञान विकास जन्म के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। क्लियर हो गया? ये इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जबकि बाल विकास की जब बात आती है, बाल विकास की बात आती है, तो बाल विकास का संबंध किससे होता है? बाल मनोविज्ञान से। किससे होता है मित्रों? बाल मनोविज्ञान से। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल है। स्टैनली हॉल है अमेरिका के। और ये कहते हैं कि बालक का विकास उसकी डिंबावस्था से, विकास डिंबावस्था से शुरू होकर, ये हम पढ़ चुके हैं, डिंबावस्था से 12 या 13 वर्ष तक होता है। देखिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान, बाल विकास की बात करें तो बालक का विकास, फिर उसके बाद तो किशोर का विकास आ जाता है, किशोर मनोविज्ञान के अंदर चला जाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। और मित्रों, विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो जीन पियाजे हैं। मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे है। कौन है? जीन पियाजे। याद रखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानवादी विचारधारा के प्रतिपादक या जनक जीन पियाजे हैं मित्रों। अब ये विकासात्मक मनोविज्ञान क्या कहता है? ये कहता है कि बालक का विकास विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे क्या कहना चाहते हैं? कि बालक का विकास डिंबावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। 3 कंसेप्ट यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, और इन तीनों में से ये स्क्रीन पे जो जितने भी आप 3-4 सेंटेंस देख रहे हैं, इनमें से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न को हमेशा घुमा देता है और आप पूरे घूम जाते हैं, पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं करना है। आप वापस सीखिएगा। हम लोग 3 प्रकार का डेवलपमेंट बालकों का समझते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं संज्ञान विकास, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उसकी विकासात्मक प्रक्रिया, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास। तो इन तीनों ही कंसेप्ट्स का उत्तर जो है वो डिफरेंट है। बाल विकास का संबंध डिंबावस्था से तो है,
लेकिन 12-13 वर्ष तक समाप्त हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास, बालक के विकास की प्रक्रिया डिंबावस्था से यहां भी शुरू होती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत विकास की सभी अवस्थाओं के अंतर्गत होती हुई चलती है। और संज्ञान विकास वो तो जन्म के बाद शुरू होता है। ये दोनों डिंबावस्था से शुरू हो रहे थे, लेकिन संज्ञान विकास यानी बालक को संज्ञान, भौतिक जगत के सांसारिक वस्तुओं की जानकारी, सूचना, ज्ञान उसे जन्म के बाद प्राप्त होना शुरू होता है मित्रों। तो ये 2-3 बातें जीन पियाजे के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम लोग संज्ञान विकास की बात कर रहे हैं, तो ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मैंने रेड स्टार कर दिया है, और ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ मैंने स्टैनली हॉल का कॉन्सेप्ट और आपको समझा दिया, बस दिस इज द डिफरेंस। तो ये 3 प्रकार के विकास की हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। इन्हीं 3 प्रकार की थ्योरीज के अंतर्गत बालक के विकास की बातों को और बालक के विकास की चीजों को सीखा जाता है। अब हम आते हैं जीन पियाजे की विस्तृत चर्चा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो देखिए, ये रहा हमारे जीन पियाजे का एक संक्षिप्त विवरण। नंबर 1 आपने देखा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सिद्धांत का नाम पड़ा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी बालक का संज्ञान विकास जो होता है उसकी जो महत्वपूर्ण थ्योरी दी है वो जीन पियाजे ने दी है मित्रों। यहां पर बालक के संज्ञान विकास के संबंध में इसके प्रतिपादक जीन पियाजे कहलाते हैं, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना मित्रों। ये एक मनोविज्ञानी थे, ये एक जीव शास्त्री थे, ये एक फिलोसफर यानी दार्शनिक भी थे। आप सोचिएगा, ये जीव शास्त्री, दार्शनिक और मनोविज्ञानी, 3 प्रकार की उपाधियां इनके नाम के साथ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन मनोविज्ञानी एवं जीव शास्त्री दोनों हैं? निम्न में से कौन जीव शास्त्री एवं दार्शनिक दोनों हैं? तो जीन पियाजे आपका उत्तर होगा। ऐसा प्रश्न भी एग्जामिनर बना सकता है, इसीलिए आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट लर्न किया है, अगर आपने उस टॉपिक की डेप्थ तक जाकर देखा है, तो नो डाउट किसी कीमत में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, बाल विकास के क्षेत्र में कार्य आरंभ कर दिया था इन्होंने 1920 में। बहुत ही गजब का प्रश्न है, यानी बालक के विकास की चर्चा जीन पियाजे ने पहली बार शुरू की थी 1920 में, यानी बालक के विकास के संबंध में इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन, अपने सिद्धांत, अपनी थ्योरीज, अपने नियम, अपने कंसेप्ट्स प्रतिपादित करना शुरू किया 1920 में। कब शुरू किया मित्रों? 1920 में। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक लिखी थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने पहली पुस्तक 1920 में ही लिख दी थी। हाँ, बिल्कुल लिखी थी, लेकिन उसका प्रतिपादन सही से नहीं हो पाया, इसीलिए इनकी प्रथम पुस्तक होने का श्रेय यहां पर द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड को मिलता है, जो कि 1923 में लिखी गई। अगर एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाए जीन पियाजे द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर है? यहां पर जो कि 1923 में लिखी गई। एक और गजब की बात यहां पर आती है कि 1923 से लेकर 1976 तक, 1923 से 1923 से लेकर 1976, यानी अपने जीवन काल के लगभग 53 सालों में, 1923 से 1976 तक 53 साल होते हैं, 53 ईयर्स होते हैं। इन 53 ईयर्स के जीवन काल में इन्होंने, जीन पियाजे ने लगभग
32 पुस्तकें लिख डाली, 32 पुस्तकें लिख डाली। कितनी पुस्तकें लिख डाली मित्रों? 32 पुस्तकें लिख डाली। याद रखिएगा, अपने पुत्र जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट, इनके पुत्र का नाम क्या था मित्रों? लॉरेंट था, और 2 पुत्रियां थी, ल्यूसिन एवं जैकलिन। इनकी 2 पुत्रियां थी, ल्यूसिन एवं जैकलिन। पुत्र था लॉरेंट, पुत्रियां ल्यूसिन और जैकलिन। इन तीनों बच्चों पर इन्होंने एक क्लिनिकल प्रयोग किया, एक नैदानिक परीक्षण किया, और नैदानिक परीक्षण के आधार पर जाना कि वास्तव में बच्चे, नैदानिक परीक्षण से अभिप्राय, यहां पर बच्चों का कोई उपचार किया। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आपने उस बच्चे को पिन चुभोई, उसको आपने पिंच किया, उसको आपने गर्म वस्तु को स्पर्श करवा दिया, तो अब उस बच्चे को क्या हो गया? जानकारी हो गई। अब उसने अपने आप को सावधान कर लिया। अब दोबारा आप उसका हाथ पकड़कर उस तरफ ले जा रहे हैं, नहीं ले जाता, क्योंकि उसे संज्ञान हो गया, उसे जानकारी मिल गई। तो ऐसा ही प्रयोग इन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों पर किया, और इस पुत्र पुत्रियों पर प्रयोग के द्वारा, नैदानिक परीक्षण द्वारा अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत को जन्म दे दिया, अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि वास्तव में शिशु बालक अपने जन्म के बाद अपनी मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप और वस्तु जगत ब्रह्मांड में किसी वस्तु को छूकर, देखकर, सूंघकर, जीभ द्वारा, स्वाद द्वारा, चखकर, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका आभास और अनुभूति करके बालक ज्ञान और संज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान एवं संज्ञान ग्रहण करता है। और इसी के आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, ऐसे सिद्धांत को जन्म दे दिया। और मित्रों याद रखना, यहां पर अपने पुत्र पुत्रियों पर जो प्रयोग किया था वो प्रयोग नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल इंटरव्यू कहलाया, और इसके आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपसे प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, आरपीएससी में क्या क्वेश्चन बना सकता है? क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का आधार क्या है? तो आधार है नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल इंटरव्यू, जो कि किस पर किया था? अपने पुत्र एवं पुत्रियों पर, अपने पुत्र लॉरेंट एवं पुत्रियां ल्यूसिन एवं जैकलिन पर एक परीक्षण किया, एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बालक के संज्ञान विकास को जन्म दे दिया। समझ में आ गया मित्रों? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वातावरणीय अनुकूलन के 2 चरण बतलाते हैं। ये कहते हैं, जीन पियाजे का कहना है कि एक जो बालक होता है, एक जो शिशु होता है, वो जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद वह वातावरण के निकट आता है, वातावरण के पास में आता है, अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने घर की चीजों, वातावरण के निकट आता है। तो वातावरण में आने पर एक बालक 2 प्रकार से वातावरण के साथ समायोजन और अनुकूलन करता है। तो वातावरण के साथ बालक के अनुकूलन का, यानी संज्ञानात्मक, बालक वातावरण की जानकारी जो प्राप्त करता है, उस संज्ञान विकास से संबंधित वातावरणीय अनुकूलता के 2 प्रकार ये बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं? 2। आइए उनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, ये रहा बहुत ही गजब का एक छोटा सा डायग्राम है, जिससे पूरा जीन पियाजे स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले यहां पर बालक का संज्ञान विकास। अब आप समझ ही गए होंगे संज्ञान विकास क्या है। संज्ञान का अभिप्राय ज्ञान ग्रहण करना, सूचना प्राप्त करना, सीधे से अर्थ में जानकारी लेना, खोज करना। कैसे करता है? एक बालक जब छोटा होता है, वह किसी वस्तु को छूकर, भाई गर्म वस्तु को छुआ, उसको पता लग गया कि यार इससे तो पेन होता है, प्रॉब्लम होती है। अब दोबारा आप बच्चे को वहां पर ले जाओ, नहीं जाएगा, क्योंकि वो जला है,
उसको प्रॉब्लम हुई है, उसको कष्ट हुआ है, उसको पीड़ा हुई है, अब वो उसे दोबारा नहीं छुएगा। क्या हुआ? उसको संज्ञान हो गया, उसे जानकारी मिल गई, उसके पास एक सूचना आ गई और उस सूचना को उसने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ो। तो बालक का संज्ञान विकास जब होता है तो बालक वातावरण के साथ क्या करता है? अनुकूलन करता है। क्या करता है? वातावरण के साथ अनुकूलन। और इस अनुकूलन को यहां पर जीन पियाजे ने 2 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया। कितनी कॉन्सेप्ट में? 2 कॉन्सेप्ट में। यानी बालक अपने संज्ञान विकास हेतु वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है और उस अनुकूलन का जो तरीका है वो 2 तरीके हैं। पहला है आत्मीकरण या समावेशन, एसिमिलेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यानी बालक मान लीजिए मैंने इस मोबाइल को यहां पर, आपने देखा होगा आजकल के छोटे बच्चों को मोबाइल दिखा दो, रोना बंद हो जाता है उनका, चाहे वो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो मैंने यहां पर इस वस्तु को देखा, छोटा सा बच्चे को दिखाया और उस बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा, उसमें पिक्चर्स दिखाई देने लगे, उसमें गाने, उसमें ढोल नगाड़े बजने लगे। तो अब उस बच्चे को जानकारी मिल गई, एक सूचना मिली कि यार इसमें अच्छी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं। वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ये बेसिकली ये क्या था? ये ऐसी चीजों को उसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो किसी भी नवीन ज्ञान, जानकारी को वर्तमान ज्ञान, अनुभव, सूचना के साथ समावेशित करना। मित्रों, कोई भी नया ज्ञान, आज आप जितनी भी साइकोलॉजी, जितना भी मनोविज्ञान, जितना भी शिक्षा मनोविज्ञान आपको आता है, उसके अलावा मैं जो कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, तो आप पुरानी वाली ज्ञान और अनुभव के साथ मेरे द्वारा दिए जा रहे नवीन अनुभव और ज्ञान को क्या कर लेते हो? मिला लेते हो, उसको समावेशित कर लेते हो, उसे ग्रहण या आत्मसात कर लेते हो। वो कहलाता है एसिमिलेशन, आत्मसात करना या समावेशन करना। यानी कि जब व्यक्ति अपनी किसी भी नवीन ज्ञान, जानकारी को या सूचना को अपने वर्तमान, जो पुराना है, वर्तमान यानी जो पुराना है, वर्तमान ज्ञान, अनुभव, सूचना के साथ क्या कर लेता है? समावेशित कर लेता है, उसे समावेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक बच्चे को क्या अपने माता पिता से उसने कुछ संस्कार की बातें सीखी कि बड़ों से ऐसे बोलना चाहिए, आप कहकर बोलना चाहिए। क्लियर? अब ये सारी चीजें उसको पहले से ही पता थी। अब एक दिन एक नया व्यक्ति, अब तक तो वो सिर्फ घर के लोगों के साथ ही ऐसा बोलता था, अब एक दिन एक नया व्यक्ति आया, और नया व्यक्ति आया तो वो नया व्यक्ति उसके घर में आकर के वो कह रहा था, अरे तू क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने अपनी पुरानी स्कीमा, अपने पुराने ज्ञान के साथ उस नवीन ज्ञान को अर्जित कर लिया कि यार तू भी कह सकते हैं, और उसको समावेशित कर लिया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो आज जानते हैं उसकी सहायता से आप नवीन ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। उसे जीन पियाजे एसिमिलेशन, समावेशन या आत्मीकरण कहते हैं। तो पहला तरीका वातावरण के साथ अनुकूलन का यह होता है। दूसरा तरीका समायोजन या स्थायीकरण। मित्रों, वो जो सूचना अर्जित की उस सूचना में अपने तरीके से कुछ चेंज करना और उसे आप हमेशा के लिए अपने ज्ञान में स्थायी रूप से समायोजित कर लेना। क्या कहलाता है? समायोजन, स्थायीकरण। यानी वर्तमान ज्ञान, अनुभव, स्कीमा में परिमार्जन, संशोधन व सुधार करना, यहां पर समायोजन या स्थायीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल, एक बच्चा है, एक बच्चे को आपने पंखा चलते हुए दिखा दिया, अब उसको पता लग गया। अब इसी प्रकार की किसी दूसरी चीज को जब वो घूमता हुआ देखता है तो वो क्या कहता है? अपने पुराने वाले ज्ञान, आपने पहले से पंखा दिखा रखा है उसको कि ये ऐसे चलता है,
ठीक है। अब दूसरी घूमती हुई ऐसी किसी चीज को जब वो देखता है तो उसको भी पंखा कहने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो पुराना ज्ञान था, उस पुराने ज्ञान को, उस पुराने अनुभव में उसने चेंज किया, उसमें परिमार्जन किया और उसको भी पंखा कह दिया। उसने उस ज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया, अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए समायोजित कर लिया। तो ये दोनों चीजें यहां पर वातावरण के साथ अनुकूलन होने की प्रक्रिया को बताते हैं, जो कि बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिलक्षित करता है। एक और गजब की बात, इन दोनों ही सिचुएशंस में जब व्यक्ति संतुलन बना लेता है, इन दोनों के बीच यानी आत्मीकरण और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित कर लेना साम्य धारण कहलाता है। एक और यहां पर वर्ड यूज किया है, यहां पर इस संतुलन को, दोनों के बीच के संतुलन को, यानी सीधा सा अर्थ है यहां नवीन ज्ञान और स्कीमा के साथ जो आत्मीकरण किया और समायोजन किया, उन दोनों के बीच उत्पन्न संतुलन या कंट्रोल की स्थिति को, नियंत्रण की स्थिति को हम साम्य धारण कहते हैं। ये साम्य धारण प्रक्रिया कहलाती है या संतुलन कहलाती है। क्या कहलाती है? साम्य धारण या संतुलन कहलाती है। तो सीधे से अर्थ में यहां पर हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास की इस चर्चा को और केवल इतना सा समझा है कि बालक जो अपना संज्ञान विकास है वो वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करके इन दो प्रकार के तथ्यों, इन दो प्रकार के तत्वों के रूप में ज्ञान ग्रहण करता है, संज्ञान ग्रहण करता है, जानकारी प्राप्त करता है, सूचना एकत्रित करता है। क्लियर हो गया? तो पहला प्रकार था यहां पर आत्मीकरण या समावेशन, यानी अपने पुराने ज्ञान और अनुभव की सहायता से नवीन ज्ञान और अनुभव को आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना आत्मीकरण है। और उस ग्रहण किए हुए ज्ञान में जो वर्तमान बन गया आपका, उसमें संशोधन, सुधार, परिमार्जन करते हुए उसे स्थायी बना लेना, उसे अपने मस्तिष्क में समायोजित कर लेना, समायोजन या स्थायीकरण है। और इन दोनों के बीच उत्पन्न नियंत्रण की अवस्था, संतुलन की अवस्था साम्य धारण कहलाती है। क्या कहलाती है? साम्य धारण कहलाती है। बस आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा आत्मीकरण एवं समायोजन के मध्य नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन में देगा साम्य धारण। क्या होती है मित्रों? साम्य धारण होती है। क्लियर हो गया? बहुत सरल सा प्रश्न है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये थी जीन पियाजे के बारे में केवल बालक के संज्ञान विकास की बेसिक चर्चा, और इसके आगे की विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे मित्रों अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए, अभी के लिए हम यहीं इस टॉपिक को, इस कंटेंट को विराम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जीन पियाजे की बेहतरीन चर्चा, जहां पर बालक के संज्ञान विकास की अवस्थाओं की चर्चा भी हम लोग सीखेंगे, और खासकर जीन पियाजे की महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्दावली से भी ढेर सारे प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, और साथ ही बालक के संज्ञान विकास की अवस्थाओं से। इसलिए इन दोनों की चर्चा हम करेंगे मित्रों अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।